तो आज हम सेकंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, एक दल के प्रभुत्व का दौर, जहाँ पे हम देखेंगे आज़ादी के बाद किस तरीके से जो कांग्रेस पार्टी थी उसका डोमिनेंस भारत में देखने को मिलता है हमें, और किस तरीके से कांग्रेस डोमिनेट करती है पूरे इंडिया के अंदर। वो सब हम जानेंगे इस चैप्टर के अंदर बेसिकली। ठीक है, ओके। अरे यार, 1 2 3 स्टार्ट। आज हम पढ़ने वाले हैं एक दल के प्रभुत्व का दौर। इस चैप्टर में हम ये जानेंगे किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने शुरुआती इलेक्शंस में जीत पाई और बाकी जो दूसरी पार्टियां थी वो धराशायी हो गई, खत्म हो गई, या उनको मेजोरिटी नहीं मिल पाई। क्योंकि अगर हम देखें, इंडिया के पहले चुनाव कब हुए? 1952 में हुए, है ना। दूसरे कब हुए? 1957 में हुए। और तीसरे कब हुए? 1962 में हुए। 1962 में हुए, मतलब शुरुआत के तीनों साल। ठीक है, 1962 शुरुआत के तीन जो इलेक्शन हुए उन तीनों में कांग्रेस को एक तरफ जीत मिली। तो इस चैप्टर में यही दिखाया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी का क्या कंट्रीब्यूशन था आज़ादी के दौरान और किन किन कारणों से वो इलेक्शन जीतती थी। तो पहला क्वेश्चन इस चैप्टर का यही है कि तीन इलेक्शन में क्या कारण रहे कांग्रेस की जीत के। तो आप ध्यान रखेंगे तो उसमें आपको पहले तो डिस्क्राइब कर देना है कि पहला चुनाव कब से कब तक हुआ। तो अक्टूबर 1951 से लेकर मार्च 1952 तक पहला चुनाव कराया गया, क्योंकि उस समय स्टेट और सेंटर दोनों के चुनाव कराए गए तो काफ़ी लंबा समय लग गया, कई सारे फेज में कराने पड़े। और फाइनली इसको 1952 के चुनाव कहा जाता है, और इसमें 489 में से 364 सीटें मिली कांग्रेस पार्टी को। तो ऐसा क्या कारण रहा? ठीक है, जैसे कि मैंने कहा ही आपको कि पहला इलेक्शन हुआ 1952 में, कितनी सीटें मिली है? 364। दूसरा हुआ 1957 में, सीटें मिली 371। फिर हुआ 1962 में, सीटें मिली 361। तो ऐसा क्या रहा कि कांग्रेस ने हर चुनाव में, शुरुआती चुनाव में 300 आंकड़ा पार करा? उसके क्या क्या कारण है? तो पहला कारण हमें देखने को मिलता है पुरानी पार्टी। कांग्रेस की स्थापना आज़ादी से काफ़ी पहले हो चुकी थी। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी। तो कांग्रेस बहुत फेमस पार्टी थी, लोग, पुरानी पार्टी थी, लोग कांग्रेस को जानते थे। जबकि जो दूसरी पार्टी थी उनकी स्थापना 20वीं सेंचुरी में होती है, जैसे भारतीय जनसंघ की अगर बात करें, उसकी स्थापना 1951 में हुई, तो लोग इसको कम जानेंगे, कांग्रेस को लोग ज़्यादा जानेंगे। इसलिए कांग्रेस की जीत के पीछे एक बड़ा फैक्टर क्या था कि कांग्रेस एक पुरानी पार्टी थी। ठीक है, तो दूसरा कारण क्या है कांग्रेस की जीत का? स्वतंत्र संग्राम में, स्वतंत्र संग्राम की पार्टी, मतलब कहीं ना कहीं कांग्रेस ने आज़ादी में बड़ा रोल निभाया था। जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे, कहीं ना कहीं कांग्रेस ने उसको इंडिया में फैलाया, उनका काफ़ी बड़ा रोल रहा। तो लोगों को लगता था कि भारत को आज़ादी दिलाने में कांग्रेस का एक बहुत बड़ा हाथ है, तो इसलिए लोग कांग्रेस को काफ़ी मानते थे, और उनको यही उनकी जीत का एक बड़ा कारण बना कहीं ना कहीं। तीसरा पॉइंट हमें देखने को मिलता है वो है विचारात्मक गठबंधन, या इसको हम बोलते हैं अम्ब्रेला पार्टी। क्योंकि इस कांग्रेस पार्टी के अंदर सभी वर्ग के लोग थे, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे आपके किसान हो, राष्ट्रवादी हो, हर विचारधारा के लोग शामिल थे। इस कारण से कांग्रेस जो है हर ग्रुप को लीड कर पा रही थी, और जैसी कांग्रेस सब ग्रुप को लेके चलेगी अपने साथ, तो उसकी जीत के चांस क्या है? कहीं ना कहीं बढ़ जाएंगे। ये भी उसकी जीत का कारण बना कहीं ना कहीं। अगला जो पॉइंट है वो है सभी राज्यों में विस्तार। देखो, अगर आपको लोकसभा के चुनाव जीतने हैं तो आपको हर स्टेट में फैलना पड़ेगा। तो कांग्रेस उस समय तक कहीं ना कहीं भारत के मोस्टली स्टेट में फैल चुकी थी, और ये भी उसकी एक जीत का कारण बना। क्योंकि अगर आपको लोकसभा के चुनाव जीतने हैं तो आपको भारत के राज्यों में उसका आपका विस्तार होना बहुत जरूरी है। ये भी उसके पीछे एक रीजन रहा। एक कारण ये भी रहा कि इंटरनल डेमोक्रेसी, आंतरिक लोकतंत्र था कांग्रेस के अंदर। वहां पद उसी व्यक्ति को मिलता था जो व्यक्ति जो है वहाँ पे योग्य होता था, ऐसे नहीं किसी को भी कोई पद दे दिया। तो कहीं ना कहीं लोगों का ट्रस्ट काफी था कांग्रेस पार्टी के अंदर, इसलिए भी कांग्रेस पार्टी की जीत के ये भी एक कारण रहा। एक कारण और है, जो छठा कारण है आपका, वह है लोकप्रिय नेता, फेमस नेता। तो कांग्रेस के अंदर बहुत सारे फेमस नेता थे, इसलिए लोगों का ट्रस्ट कांग्रेस से बहुत ज्यादा बना, और ये भी उसकी जीत का एक बड़ा कारण रहा। क्योंकि लोग नेता को देखकर वोट देते हैं कहीं ना कहीं कि पार्टी का नेता कैसा है। तो उस समय नेहरू की छवि काफी अच्छी थी, तो लोग नेहरू के बल पर सभी जो कांग्रेस के लीडर थे वो जीत जाते थे। शास्त्री जी का इतने ईमानदार लीडर थे कांग्रेस के अंदर। ठीक है ना, एक बारी रेलवे हड़ताल हुई,
रेलवे एक्सीडेंट हुआ तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी लेते हुए उस पर रिजाइन कर दिया। तो कहीं ना कहीं ऐसे नेता बहुत कम हमें देखने को मिले हैं। तो कांग्रेस शुरुआत के टाइम में काफ़ी एक अच्छी पार्टी थी, इसलिए शुरुआती 3 चुनावों में उसको जीत मिली और उनकी सरकार बनी। ठीक है, तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसे क्या क्या कारण रहे जिससे कांग्रेस जीती, तो आप इसमें लिख सकते हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इस चैप्टर का ये वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि इन्हीं सभी कारणों से पता लगता है कि कांग्रेस का, ये लास्ट में आपको वो दे देना है, निष्कर्ष दे देना है। तो वही मेन जो मेरा तरीका है, कॉपी पेन लेके रखा करो आप जब भी मैं पढ़ाता हूँ। तो आप पहले तो डिस्क्रिप्शन दोगे थोड़ा सा, फिर मेन बॉडी पे मेन बॉडी लिखोगे, मेन बॉडी जो है ना, मेन जो इसमें है लिखना है कंटेंट, फिर लास्ट में क्या दे दोगे आप, डिस्क्रिप्शन दे दोगे, बस हो गया काम। तो इतना आप कर लो, एग्जाम इस क्वेश्चन के अंदर आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात आपको आएगी नहीं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में चुनाव कराने के दौरान किन किन समस्या को सामना करना पड़ा। तो भाई भारत में चुनाव कराना इतना आसान काम था नहीं भाई, बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि लोकतंत्र लाना इतना आसान तो होता ही नहीं है, दिक्कतें आती है। तो भारत में पहले चुनाव हुए 1952 में, और भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन है, सुकुमार सेन। तो ये आपसे क्वेश्चन एक नंबर में पूछ सकता है, एक नंबर का क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन है, तो आप बोलोगे सर सुकुमार सेन है। ठीक है, चलिए, तो आज़ादी के बाद अगर हम बात करें तो भारत 200 वर्षों की गुलामी के बाद आज़ाद हुआ था कहीं ना कहीं, और भारत एक गरीब देश था, और उस समय लोकतंत्र केवल जो है अमीर देशों में आया था। ठीक है ना, ध्यान रखना इसको, ये लोकतंत्र है, कालतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है भाई। ठीक है, लोकतंत्र, लोकतंत्र काफी लंबे समय बाद इंडिया में आया था, और इंडिया एक गरीब देश था, और गरीब देशों में लोकतंत्र ला पाना एक बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि आपको इलेक्शन कराने पड़ेंगे, पैसा चाहिए बहुत सारा, तो बिना पैसे के आप कैसे लोकतंत्र लेके आओगे कहीं ना कहीं। तो ये भी एक बड़ी समस्या थी भारत की आज़ादी के समय। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट क्या है कि भारत में पढ़े लिखे लोग बहुत कम थे, केवल 17% लोग साक्षर थे। साक्षर का मतलब वो लोग जो अपना नाम पढ़ना जानते हो और लिखना जानते हो। आप खुद सोचो, ऐसे लोग क्या डिसाइड कर पाएंगे कि उनके लिए कौन सा लीडर सही है, कौन सा लीडर खराब है। तो कहीं ना कहीं ये भी बड़ा कारण था, चैलेंज था लोगों के लिए। लोगों को पता ही नहीं था किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना, कैसे वोट देना है। तो ये भी एक समस्या का काम था कहीं ना कहीं देश के अंदर। अगला क्या है कि भारत बहुत सारे हिस्सों में बटा हुआ था, बहुत सारे हिस्सों में डिवाइड हो रखा था। आपको याद ही होगा, मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको मैप भी दिखाया था, दोबारा देख लो वही मैप आप। इस मैप की बात कर रहा हूं मैं, तो आप देखो इस तरीके का भारत हमें देखने को मिलता है। ऐसा तो बाद में बना था, 1961 के बाद ऐसा बना था भारत तो, लेकिन उस समय तो ऐसा भारत था फर्स्ट इलेक्शन के दौरान। तो कैसे इलेक्शन कराया इस जगह पर, कौन सी बाउंड्री किसको दी जाए, तो ये बड़ी समस्या थी उस समय। फिर भी भारत में इलेक्शन कराए गए, वोटर लिस्ट बनाई गई, बड़े प्रयासों के बाद इंडिया में कहीं ना कहीं चुनाव कराए गए। तो ये एक बड़ा चैलेंज था कहीं ना कहीं, कैसे सीटें डिवाइड की जाए। अगला कारण क्या है, 40 लाख महिलाओं के नाम शामिल ही नहीं किए गए, सोचो आप। क्योंकि कहीं ना कहीं कई बार क्या होता है कि लोग अपनी महिलाओं का नाम, या फिर घर में जो लेडीज है उनका नाम नहीं बताते थे, या बताते भी थे तो बड़ा अजीब अजीब नाम होता था, जैसे फॉर एग्जाम्पल अल्लाह की बेटी बला, या अल्लाह की पत्नी ये। तो कहीं ना कहीं इसके कारण क्या हुआ कि नाम जो है वो हेर फेर हो गए, अदला बदली होगी नामों की। इस कारण से चुनाव आयोग को दोबारा से लिस्ट बनानी पड़ी। तो कई सारे चैलेंजेस थे उस समय इलेक्शन कराने के लिए। तो एग्जाम में अगर आपका क्वेश्चन आता है कि किन किन का क्या क्या चैलेंजेस थे, तो सब चैलेंजेस आप लिख सकते हो एग्जाम के अंदर, आपको यहाँ पे नंबर मिल जाएंगे आपको प्रॉपर तरीके से। तो आपको इन्हीं को डिफाइन करना है पॉइंट को। जैसे पहला पॉइंट आपका ये वाला हो गया कि इकोनॉमिकली वीक था भारत, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट आपको लिख देना, भी पढ़े लिखे लोग कम थे, तो कैसे डिसाइड करेंगे कि किसको वोट देना, किसको वोट नहीं देना। तीसरा ये था कि भाई कहीं ना कहीं भारत बहुत सारे इसमें बटा हुआ था, कैसे किस जगह पे कैसे इलेक्शन करवाना, ये भी समस्या थी। और चौथा आपको लिख देना है कि जी वोटर लिस्ट खराब हो गई थी, 40 लाख महिलाओं के नाम शामिल नहीं हुए, दोबारा बनानी पड़ी। तो ये भी आपसे एग्जाम में एग्जामिनर पूछ सकता है, इसको भी आप स्टार मार्क कर सकते हो इस क्वेश्चन को। काफी अच्छा क्वेश्चन है वाला आपका। एक क्वेश्चन काफी एग्जाम में आता है कि भारत में आप देखो लंबे समय तक किसका रोल रहा, कांग्रेस का रोल रहा। आप देख चुके हो 1952 से लेकर लगभग लगभग 1977 तक एक ही पार्टी पावर में आई, उसका नाम था कांग्रेस। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भारत में जो वन पार्टी रूल, इतने लंबे समय तक वन पार्टी रूल रहा, लगभग 25 साल तक लगातार वन पार्टी रूल रहा,
तो ये दूसरे कंट्री से कैसे अलग है, ये क्वेश्चन आपने एग्जाम में आ सकता है। या यहाँ पे दूसरी का अन्य देश बोल देगा, यहाँ पे किसी कंट्री का नाम भी दे सकता है, जैसे आपका मैक्सिको का नाम दे सकता है, चाइना का नाम दे सकता है, क्योंकि वहां भी एक वन पार्टी रूल रहा है। तो हमारा वन पार्टी रूल और उनका वन पार्टी रूल कैसे अलग है, मतलब उनकी कंट्री में एक दल का प्रभुत्व और हमारे कंट्री में एक दल का प्रभुत्व कैसे अलग है, वो आपसे पूछ रहा है। देखो सिंपल सा आंसर है इसका कि भाई देखो इंडिया में वन पार्टी रूल रहा, बिल्कुल रहा, लेकिन हमारे देश में दूसरी पार्टी को भी अलाउ था कि वो चुनाव लड़ सकते हैं। और हमारे देश में चुनाव कैसे हुए, स्वतंत्र हुए, निष्पक्ष हुए, और सभी को मौका था, सभी के पास अधिकार था कि वो इलेक्शन लड़े, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करे कहीं ना कहीं। लेकिन दूसरे देशों में ऐसा नहीं था, इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत में जो वन पार्टी डोमिनेंस था वो अलग है दुनिया के और देशों के कंपैरिजन में। तो ये क्वेश्चन कई सारे तरीके से आ सकता है, तो आप ध्यान रखना। यहाँ अन्य देशों की जगह वो मतलब डिफरेंट नाम आपको दे देगा, जैसे आपको दे देगा चाइना दे देगा, मैक्सिको दे देगा, कुछ भी नाम दे सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, आपको आंसर यही वाला लिखना है इसके अंदर आपका, ठीक है। तो ये ध्यान रख के चलना। आप आगे देखते हैं। आप कह रहे हैं भाई 1952 से लेकर 2014 तक चुनाव कराने में क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या बदलाव आए, हमें ये देखने को मिलते हैं। तो आपको याद होगा भाई स्टार्टिंग में तो बैलेट पेपर का इस्तेमाल होता था सिर्फ और सिर्फ, ठीक है ना। और फिर क्या होता था कि सभी प्रतिनिधि जो है वो अपनी जो पार्टी उनको चुननी है उसके आगे चिन्ह लगा देते थे और अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट दे देते थे। ये चीज़ें चलती थी। फिर कुछ समय बाद सभी पार्टीज के लिए अपनी अलग अलग पेटियां आ गई, मतलब पहले तो एक ही पेटी थी, सब इसमें वोट डाल रहे हैं, लेकिन फिर क्या कर दिया बाद में सबकी अलग अलग पेटी, बीजेपी की अलग, कांग्रेस की अलग, सबकी मतलब अलग अलग पेटी बना दी गई ताकि लोग इसमें फिर जो है आप वोट डाल सकें, ठीक है। उसके बाद 21st सेंचुरी में चीज़ें बदली। इवन लेट 20th सेंचुरी में क्या हुआ कि ईवीएम का इस्तेमाल होना शुरू हुआ, ईवीएम लाई गई, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है। 1952 में इसका जो है इस्तेमाल धीरे धीरे होना शुरू हुआ, ठीक है। और जिसे चुनाव कराना क्या है आसान हो गया, आपको केवल एक बटन दबाना है और जिसको भी आप वोट देना चाहते हो उसको वोट आपका चला जाएगा कहीं ना कहीं। फिर 2009 में एक और इनोवेशन हुआ जिसको हम बोलते हैं नोटा। नोटा का बटन इंट्रोड्यूस हुआ। नोटा का मतलब कि भाई आपको इन जितने भी उम्मीदवार है उनमें से किसी को भी वोट नहीं देना, तो नोटा का बटन भी इंट्रोड्यूस हुआ। तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी चेंज हुई है और लोगों के पास ऑप्शन आ चुके हैं कि वो किसको वोट दे और किसको वोट ना दे, और अगर वो किसी को नहीं देना चाहते तो वो भी दे सकते हैं। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछ सकता है कि क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या परिवर्तन आए, तो इजीली आप लिख पाओगे, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। ये नोट्स फॉर्म में इसलिए आप लोगों के लिए बनाए गए हैं ताकि आपको लिखने में कोई दिक्कत ना आए, कोई समस्या ना आए। अब बात करते हैं कुछ विपक्षी पार्टियों की, कौन कौन सी पार्टी। इसमें बेसिकली एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है, आपसे पार्टी का नाम पूछ लेगा, उसकी स्थापना पूछ लेगा और उसके लीडर का नाम पूछता है, बस आपको ये ध्यान रखना है। तो सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई 1934 में। ये कांग्रेस का एक पार्ट थी और इसकी जो स्थापना करी वो किसने करी, आचार्य नरेंद्र देव ने करी। किसने करी, आचार्य नरेंद्र देव ने करी। तो ये आपसे पूछ सकता है आचार्य नरेंद्र देव ने इसकी स्थापना करी 1934 में करी, ये ध्यान रखना। बाकी इसके और कौन कौन लीडर है, राम मनोहर लोहिया हो गए, जयप्रकाश नारायण हो गए, अशोक मेहता हो गए, ठीक है ना, MS जोशी हो गए और अच्युत पटवर्धन हो गए। तो ये सब कुछ लीडर है जो सोशलिस्ट पार्टी के हैं। एग्जाम में क्वेश्चन मैचिंग से आ सकता है यहाँ पे कि मैचिंग करिए कौन सा लीडर किस पार्टी का है, तो ये ध्यान रखना आप, ठीक है। अब इनकी विचारधारा क्या है, समाज का भला करना, और जो अमीर और पूंजीपति पार्टी में जो है कांग्रेस की उसकी आलोचना करना, ये इसका उद्देश्य था कहीं ना कहीं। अब इसी पार्टी से कई सारी पार्टी बनी, जैसे किसान मजदूर पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, मतलब इसी पार्टी के कई सारे डिवीजन होते हुए इंडिया में देखने को मिले हमें, ठीक है। अगला है स्वतंत्र पार्टी। स्वतंत्र पार्टी की स्थापना हुई 1959 में और स्थापना किसने करी, सी राजगोपालाचारी ने करी। और इनके विचार थोड़े पूंजीवाद की तरफ थे, नाम में आंसर है स्वतंत्रता। तो इनकी पॉलिसी भी कुछ ऐसी थी। मेन लीडर कौन कौन है, तो ध्यान रखना, सी राजगोपालाचारी, KN मुंशी, NG रंगा और मनु मसानी। तो ये आपके मैचिंग में आ सकता है, तो मैचिंग को अच्छे से करें अपनी, वेरी इंपॉर्टेंट, मैचिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आपको एक तरफ लीडर दे देगा, एक तरफ पार्टी का नाम दे देगा,
और मैचिंग करने के लिए देगा, क्योंकि ये PYQ भी है, PYQ भी आए हुए हैं इसी से, तो इसलिए मैं आपको बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ। जैसे मन्नू मसानी पे क्वेश्चन आ रखा है आपका कि किस पार्टी से रिलेट करते हैं, तो ये ध्यान रख के चलना। अगला है भारतीय जनसंघ, तो इसकी स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने करी, 1951 में करी। ये राष्ट्रवादी पार्टी के रूप में प्रेरित हुई और बीजेपी इसी पार्टी से निकली है, भारतीय जनसंघ से कहीं ना कहीं। और ये अखंड भारत के समर्थन में बात करती थी, अंग्रेजी का विरोध करा इन्होंने और हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने की तरफ इन्होंने काम करे। इनके मेन लीडर कौन है, ध्यान रखना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बालराज मोदक और दीनदयाल उपाध्याय। तो ये एग्जाम में मैं आपको अगेन बोलूंगा, मैचिंग में क्वेश्चन आते हैं, PYQ भी है भाई, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, NCERT में भी दे रखा है, तो इनको अच्छे से करके जाए, एग्जाम में काफी हेल्पफुल रहेगी आप लोगों के लिए। लास्ट पार्टी आपकी इसमें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कहीं ना कहीं लेनिन से प्रभावित थी। इसकी स्थापना इंडिया में करी MN रॉय ने। MN रॉय का नाम ध्यान रख सकते हो आप, इन्होंने इस पार्टी की स्थापना करी। ठीक है, इंडिया के अंदर पूछ सकता है, वॉज द फाउंडर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो MN रॉय इस पार्टी के संस्थापक थे और इसके अंदर और भी लीडर आए, जैसे आपके EMS निमोद्रीपाद आ गए, PC जोशी का क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर, अजय घोष हो गए, AK गोपालन बहुत फेमस व्यक्ति है, इनके पास केस भी हुआ था, फेमस केस। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में भी क्वेश्चन आए हुए हैं। अगेन PYQ है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो प्लीज इनको अच्छे से करके जाइए आप, मैचिंग में क्वेश्चन आपका आता है। ठीक है, और इनकी विचारधारा बोल रहा है तो भाई वही साम्यवादी विचारधारा है, जो लेनिन की विचारधारा है वो इनकी विचारधारा है। ये भी हिंसा का सहारा लेते हैं, भाई अगर डेवलपमेंट नहीं हो रहा तो हिंसा करे आप, इसकी बातें करते हैं लोग भी। अगर हम बात करें विभाजन की, तो इसका विभाजन हो गया 2 हिस्सों में, एक CPI कहलाई और एक CPI-M कहलाई। ये कब हुआ, 1962 में, जब इंडिया चाइना वॉर हुआ उसके बाद इंडिया में 2 डिवीजन हो गए, एक CPI और एक CPI-M। आज तो उसके कई सारे डिवीजन हो चुके हैं इंडिया के अंदर CPI पार्टी के। तो ये सेकंड चैप्टर है, इसकी कुछ फोटोज है, आप इसको ध्यान रखें, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैं बात करूं इनकी, तो ये आपके हैं C राजगोपालाचारी। ठीक है ना, किस कौन सी पार्टी की स्थापना उन्होंने करी है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। ये आपके कौन है, ये आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी है, इनकी पार्टी कौन सी है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए फटाफट से। और ये है आचार्य नरेंद्र देव, इनकी पार्टी का नाम क्या है, ये भी कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, आपका रिवीजन हो जाएगा। अभी अभी आपको मैंने पढ़ाया है, ये भी आपके लिए एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है आपके लिए। तो इनका नाम बताना है आपको, C राजगोपालाचारी का, इनका नाम बताना है श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, और इनका नाम बताना है आचार्य नरेंद्र। किस पार्टी से बिलोंग करते हैं उसका नाम आपको लिखना है। और ये यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं, PYQ बने हुए हैं कई सारे। ये भारत की पहली अंतरिम कैबिनेट है, आपसे पूछ सकता है अंतरिम कैबिनेट क्या होती है। तो आजादी के बाद जो पहली कैबिनेट बनी थी उसे अंतरिम कैबिनेट बोलते हैं। ये 1947 से लेकर 1952 तक इन्होंने काम करा, वर्क करा इंडिया के अंदर। फिर बाद में इलेक्शन हुए, फिर चीजें तो इलेक्शन के थ्रू ही चली, क्योंकि इन लोगों को लोगों ने नहीं चुना था, ये लोग अपनी काबिलियत के दम पे यहाँ पे आए थे। और इसके लीडर कौन थे, आपके नेहरू जी इनके प्राइम मिनिस्टर थे, पटेल जी होम मिनिस्टर थे, राजेंद्र प्रसाद आपके फूड एंड इंडस्ट्रियल मिनिस्टर थे, और आपको याद होगा उस समय संविधान सभा के हेड भी थे, इनका नाम ध्यान रखना आप। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ये एजुकेशन मिनिस्टर थे भारत के। ठीक है, ऐसे आपको सबके नाम ध्यान रखने हैं। जैसे जॉन मिथाई, ये आपके रेलवे मिनिस्टर थे। ठीक है ना, बलदेव सिंह डिफेंस मिनिस्टर थे, जगजीवन राम ये लेबर मिनिस्टर में आपके आते हैं। तो ये आपको सारे नाम याद रखने हैं, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, तो ये नाम काफी इंपॉर्टेंट है। देखो श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी इसमें आपके शामिल है ना, BR अम्बेडकर भी शामिल है, लॉ मिनिस्टर थे BR अम्बेडकर, मैडम अमृत कौर भी इसके अंदर शामिल है। ठीक है ना, तो सारे नाम है, कौन कौन नाम ध्यान रखना है। एग्जाम में मैचिंग में आ सकता है आपसे, कौन से लीडर किस के पास कौन सी मिनिस्ट्री थी, तो ये आप ध्यान रख के चलना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो जो भी इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव एग्जाम के नजरिए से है वो सारे मैंने करवा दिए हैं। कोई भी आपका डाउट हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये आज इस वीडियो का अंत है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही करते हैं।